नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी तो कॉमन कैटेनरी क्या होता है? इसमें एक हम फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लेंगे। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ये वर्ड इसमें यूज किया जाएगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब धागा या फिर रस्सी या फिर कोई जंजीर टाइप से रहेगा। और उसमें करेंगे क्या कि एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसके दो पार्टिकल, अगर मान लीजिए कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके अगर ये रस्सी बना रहे हैं, जैसे कि मोतियों की माला होती है, तो इस प्रकार से मतलब कोई भी आप रस्सी ले सकते हैं, रस्सी या धागा या फिर इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक। और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब फ्लेक्सिबल कहने का सेंस ये है कि इसके दो पार्टिकल के बीच में घर्षण जो फ्रिक्शन है वो न हो या न के बराबर हो, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहने का सेंस ये है कि इसके दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन न के बराबर हो, यानी कि नेग्लेजिबल हो। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो अब कोई भी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ऐसे ले लीजिए, ठीक है, धागा रस्सी जो भी लेना हो ले लीजिए। अब लेने के बाद में इसको दो फिक्स पॉइंट पर ऐसे मतलब यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। आप इसे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पर बी ले लीजिए। और इसी धागे को चाहे बड़ा हो चाहे जितना बड़ा हो, इसको ऐसे करके इन दोनों पर ऐड कर दीजिए, मतलब ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करना छोड़ दीजिए, तो इस टाइप का एक शेप ले लेता है ये, ठीक। तो ये जो शेप लिया हुआ है, एक कर्व जो बन रहा है शेप, इसी शेप को हम बोलेंगे कॉमन कैटेनरी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये भी सेम लेवल पर हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये भी सेम लेवल पर है, तो ए बी को हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और सपोज करिए यहाँ पर बी है, तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो इस प्रकार का एक शेप दिखेगा। तो ये जो शेप दिख रहा है ये होगा कॉमन कैटेनरी, ठीक। तो इस तरीके से जो आपको समझाने की मैंने कोशिश किया है, कॉमन कैटेनरी का सेंस स्ट्रिंग से नहीं है, इसके कर्व से है, ठीक। जो शेप ले रहा है वो शेप कैसा बन रहा है, जनरली ये पैराबोलिक टाइप का दिख रहा है, सिमिलर टू पैराबोला, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो पैराबोला टाइप का दिखता है, लेकिन ये पैराबोला होता नहीं है। आगे जा कर के इसे प्रूव किया जाएगा। कह सकते हैं कि कुछ रिजल्ट्स के बेस पर कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा, जिससे क्लियर होगा कि ये जो कैटेनरी होती है कॉमन कैटेनरी, या फिर इसी को हम लोग कैटेनरी भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में कैटेनरी भी कहते हैं, कैटेनरी। तो ये जो डेफिनेशन है कॉमन कैटेनरी की जगह पर कैटेनरी आपका ये। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि कॉमन कैटेनरी को कैटेनरी कहने के लिए दो चीज़ें और यहाँ पर होनी चाहिए। एक तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है ही, दूसरा और तीसरा दूसरा कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब कि इसकी जो मोटाई है और पतलाई है वो हर जगह सिमिलर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक रस्सी लिया और इस तरीके से आपने रस्सी बना दिया, ठीक है, इस तरीके का कि यहाँ पर कम मोटा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस तरीके का नहीं। दो पैरेलल लाइन की तरह होनी चाहिए कि हर जगह इसकी मोटाई सेम होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पहला यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म का मतलब इसे अगर हिंदी में कहेंगे तो सर्वसम, ठीक, जिसका मतलब होता है कि सब जगह इसकी मोटाई या पतलाई सेम होनी चाहिए। दूसरा ये पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है कि इसका पर यूनिट कुछ वेट आएगा, तो वो भी इसी टाइप का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक यूनिट का वेट हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल w है और आगे कैलकुलेट किए तो कैपिटल W हो गया, ऐसा नहीं है। हर जगह अगर यूनिट लेंथ का वेट कैलकुलेट किया जाए तो सेम आए, ठीक है। तो उस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टी जिस भी स्ट्रिंग में रहेगा और साथ में उसको दो फिक्स पॉइंटों के बीच में ऐसे आप अटैच करके ऐसे छोड़ देंगे तो जो शेप बनेगा, इसी शेप को बोला जाता है कॉमन कैटेनरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे मैं यहाँ पर किताब से क्लियर डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, जो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कॉमन कैटेनरी। तो डेफिनेशन क्या, द कर्व इन विच यूनिफॉर्म चेन
और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म कहने का सेंस है कि सब जगह पर इसकी जो मोटाई है सेम होनी चाहिए, और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। व्हेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंडर में ये फ्रीली हैंग करे, हैंग करने का मतलब है लटकाना, जब इसे फ्रीली लटकाया जाए तो इस तरीके से दो के बीच में इसको आप यहाँ पर ऐसे लटका दीजिए, फ्रीली लटक रहा है, ठीक। फ्रीली अंडर द ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड कैटेनरी। तो कैटेनरी किसको कह रहे हैं? इस स्ट्रिंग को नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द कर्व इन विच, एक कर्व जिसमें, ठीक, ए यूनिफॉर्म चेन और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग व्हेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स। तो वही मैं जस्ट पहले बता चुका हूँ कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्म चेन, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ठीक, हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक, स्वतंत्र रूप से लटक रही हो ग्रेविटी के अंदर में, तो जो शेप बनेगा कर्व इन विच, तो उसी को हम लोग कहेंगे बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड कैटेनरी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के बारे में एक चीज़ और बताया जा रहा है, इफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट, अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ सेम है, कांस्टेंट है हर जगह, जैसे कि एक यूनिट का यहाँ पर आपने अगर वेट निकाला तो सपोज कीजिए 5 kg आ रहा है, तो दूसरे भी यहाँ भी 5 kg आए, और अदर जगह चाहे जहाँ हम अगर मेजर करें सब जगह 5 kg आए वेट, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, ठीक, इसको कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म। तो आगे कहा जा रहा है, इफ वेट ऑफ द पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट, द कैटेनरी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कॉमन कैटेनरी, ठीक है। और जनरली इसको बोला जाता है कॉमन कैटेनरी कॉल्ड कैटेनरी, जनरली कॉमन कैटेनरी को हम कैटेनरी कहते हैं। तो ये रहा कैटेनरी के डेफिनेशन के बारे में। एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लीजिए, जो शेप बनता है उस शेप को हम कैटेनरी कहते हैं, ना कि स्ट्रिंग को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर आगे है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन जानने के लिए हम करते क्या हैं कि पहले एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे इसको फ्रीली हैंग करा देते हैं। फ्रीली हैंग का मतलब कि ये फ्रीली लटक रहा है इस तरीके से। एक सेकेंड, इस तरीके से इसे बनाया जाता है, यहाँ पर इस प्रकार ले लीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इसको एक हम सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। तो किसी का स्टडी पर्टिकुलर हम लोग किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ जो इस टाइप से यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए कि ये एक दोनों का, ये जरूरी नहीं है कि सेम और डिफरेंट भी हो सकता है। इसके प्रूफ में इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक का हिंदी होता है वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, एक्चुअल। तो जो एक्चुअल इसका इक्वेशन है कॉमन कैटेनरी का, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये तो फिक्स है कि यहाँ पर ओ हो गया, इधर एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, और ये कॉमन कैटेनरी है ए बी, ठीक है। इस तरीके से हैंग कर ही लटक रहा है। तो यहाँ पर हम किसी पॉइंट पी पर अगर बात करें कि यहाँ पर सपोज कीजिए कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई होगा, तो हम यहाँ पर देखिए किसी भी कर्व पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसमें टेंशन टेंजेंट के अलोंग होता है। ये अगर कोई भी फिजिक्स पढ़ रहा होगा तो वहाँ से पता होगा कि हम अगर कोई भी कर्व ले रहे हैं तो कर्व में अगर तनाव आ रहा है तो उस बिंदु पर तनाव का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। ऐसा बहुत सारे जगह पर होता है कि हम टेंजेंट के डायरेक्शन में ही इमेजिन करते हैं किसी टेंशन का या फिर फ्लो का
जैसे कि कोई पाइप है, उसमें अगर पानी का फ्लो हो रहा है तो किसी बिंदु पर उसका डायरेक्शन जानने के लिए उस पर टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही किसी फ्लूइड का फ्लो होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि अगर हमें पॉइंट P पर अगर टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट का डायरेक्शन पता करना है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, जिसको ऐसे टच करता हुआ आगे निकल जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर एक टेंजेंट T काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब सपोज करिए कि ये जो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर मैं वो पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है C, तो यहाँ से इस चीज़ का हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट C हो गया और C से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस हो स्मॉल s है, इसे आप मानिए स्मॉल s, यानी कि CP जो PC का जो लेंथ है, ठीक, वो स्मॉल s के इक्वल है। ठीक, एक कर्व लेंथ है, तो कर्व लेंथ में आप ऐसे भी आर्क लेंथ भी कह सकते हैं, और मतलब कि जगह छोटा रहेगा तो आप इसे PC भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये S है। अब जरा आप कल्पना करिए कि अगर हम, जैसे कि ये सपोज कीजिए कि दो बिंदुओं के बीच में अगर एक ऐसे लटका हुआ है कोई धागा, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये जो, अगर मैं यहाँ पर कट करूँ, यहाँ से अगर मैं कट कर दूँ तो ये तुरंत पीछे की ओर आता है। पीछे की ओर आने का मतलब ये हुआ कि पीछे की ओर एक तनाव, टेंशन इस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये बैलेंस होने का मतलब कि इसे आगे एक टेंशन काम कर रहा होगा, सपोज कीजिए वो T0 है। ठीक, और ये मान लीजिए T1 है। ठीक, तो बैलेंस की स्थिति में T1 T0 दोनों बराबर होंगे यहाँ पर। ठीक है, कि T0 इक्वल टू T1 इधर खींच रहा होगा। तो इन्हीं चीज़ों का हमें यहाँ पर जिक्र करना है। तो आपको बस ये कल्पना करना है, इस तरीके से बहुत बड़ी चीज़ नहीं सोचना है, पर छोटा चीज़ सोचना है कि आप अगर यहाँ से कट कर दीजिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि तुरंत पीछे जाएगा। तो पक्का है कि जब हम कट नहीं किए हैं तब उस कंडीशन में आगे एक फोर्स या तनाव कहिए, टेंशन कहिए, वो इस पर लग रहा है और वो T0 है जो इसको बैलेंस किए हुए है। तो इसलिए यहाँ पर पीछे की ओर एक यहाँ पर टेंशन वर्क करेगा, जिसे हम इस तरीके से T0 के नाम से यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो स्ट्रिंग का पोर्शन है CP, ये CP, इसको यहाँ से हटाते हैं, CP को अगर फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि इसका भी वेट नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लेंथ है ना। तो यहाँ पर ये गिवन है कि वेट, अगर मैं बात करूँ तो वेट पर यूनिट लेंथ सपोज कर लीजिए स्मॉल w है। ठीक है, तो इसका, तो CP का वेट कितना होगा, चूंकि इसका लेंथ s है और w, तो वेट जो होगा, वेट ऑफ CP या PC, वेट ऑफ जो PC होगा वो हो जाएगा s इंटू स्मॉल w, और वो वर्टिकली नीचे की ओर काम करेगा। तो हम इसको बढ़ा करके देखते हैं कि ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको पीछे अगर मैं बढ़ा दूं तो ये इधर कट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या कि इसके वेट को मैं नीचे यहाँ पर अप्लाई करूँगा, जो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर से पास होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो WS है, SW, ये वर्टिकली नीचे की ओर काम करेगा, T0 इधर काम करेगा और T ऊपर काम करेगा। तो कोई भी टेंजेंट किसी कर्व से जब एंगल बनाता है, जब कोई भी टेंजेंट अगर किसी कर्व पे किसी पॉइंट पर ड्रा किया जाता है, तो x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसे हम साई के नाम से जानते हैं। तो साई होगा तो यहाँ भी एंगल साई होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये x एक्सिस और ऊपर जो है T0 वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी एंगल साई होगा। तो फिर यहाँ पर सपोज कीजिए कि ए जो लिया है वो L लिया है और यहाँ पर पॉइंट P है।
तो जो PL जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, मतलब कि यहाँ पर एंगल PL और X ए साई ए लेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लेट करने से यहाँ पर जो अगर हम कट पॉइंट की बात करें तो यही पॉइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट पॉइंट है जिसे हम यहाँ येलो से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से नीचे की ओर SW काम करेगा। तो अब हम इस T को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। इस T को यहाँ से हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट ऊपर। तो ऊपर देखिए, ऊपर इस तरीके से ये काम करेगा। इसको हम वाइट से डिनोट करें। ये ऊपर इस तरीके से काम करेगा। तो T के जो दो कंपोनेंट बन रहे हैं उन दोनों कंपोनेंट को ध्यान से देखिए। एक कंपोनेंट है T के साथ कास फाई, कास साई जिसे हम बोलेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ऊपर जो वर्क कर रहा है यहाँ पर A होगा। इसे अगर देखना चाहेंगे तो A जो टर्म होगा, A होगा T के साथ ऊपर साइन, तो हो जाएगा T साइन साई। और A क्या होगा, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके। तो अब देखिए, क्योंकि ये कैटेनरी वैसे भी आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक्स में कैटेनरी या कोई भी चीज़ मोशन नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यहाँ पर देखिए 3 फोर्स, टेंशन जो भी है, वेट, सब मिला करके 3 बल यहाँ पर काम कर रहे हैं, 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक T0, ठीक, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला यहाँ से T0 वर्क कर रहा है, और दूसरा इधर देखिए, T को मैंने दो भाग में मतलब बांट दिया है। तो यहाँ से T कास, ऐसे कास साई, फिर तीसरा T साइन साई, और चौथा है WS, ठीक। ये 4 बल इस पर काम कर रहे हैं और इसको संतुलन बनाए हुए हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। नाउ आप ऑब्जर्व करिए कि जो ऊपर जो काम कर रहा है T साइन, यहाँ पर अगर मैं इसको यहीं पर कह दूं कि इसका नेम है T साइन साई, ये जो फोर्स ऊपर की ओर वर्क कर रहा है T का कंपोनेंट, तो यहाँ से होगा T साइन साई। और ये किसके बराबर है, A बराबर है SW के। इक्वेशन फर्स्ट इसे ले लीजिए। और दूसरा कि इधर जो T कास साई जो वर्क कर रहा है, ये किसके इक्वल है, इधर T0 के इक्वल है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 2 कहूँ और मैं फर्स्ट बाई अगर सेकेंड को डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन निकलेगा कि tan साई का जो वैल्यू होगा वो होगा SW अपान T0, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा और हम यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि T तो कोई ना कोई फोर्स ही होगा, T कोई ना कोई फोर्स होगा, टेंशन होगा, तो तनाव, फोर्स, टेंशन सब एक ही है, सबका यूनिट न्यूटन ही होगा। तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो ऐसे आप समझने की कोशिश करिए कि अगर T0, सपोज कीजिए कि T0 लेट कर लीजिए कि T0 का वैल्यू 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन। तो हम जिस धागे से, जिस स्ट्रिंग से, यानी कि अगर आयरन का है तो आयरन का, जिससे ये बना हुआ है कैटेनरी, उसी का हम एक लेंथ यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज कीजिए उसी का मैं इतना बड़ा लेंथ ले लिया, इसको लटका दिया। इसका जो वेट होगा, मान लीजिए इसका लेंथ स्मॉल सी है, सपोज करिए स्मॉल सी, और यहाँ जो है ये पूरा कैपिटल सी है, ठीक है, ये कैपिटल सी है और यहाँ ये स्मॉल सी हम ले रहे हैं। तो स्मॉल सी ले रहे हैं तो इसका यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल w है, और इसकी लेंथ कितनी है, c है। तो पूरा वेट जो काम करेगा, इसका वेट वो कितना होगा, वर्क करेगा, w c काम करेगा। अच्छा, तो
चूंकि टी नाट का वैल्यू 5 न्यूटन है, तो हो सकता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 5 न्यूटन के बराबर आ जाए, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सकता है कि ये 5 न्यूटन ना आकर के 10 न्यूटन आ गया, तो करेंगे क्या, हम जो हम सी लिए हुए हैं, इतना बड़ा लेंथ लिए हैं, उसका आधा ही ले लेंगे, आधा को छोड़ देंगे, और उसी लेंथ को तब हम सपोज करेंगे कि ये सी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो ये स्ट्रिंग है, ठीक, स्ट्रिंग में से थोड़ा लेंथ कट कर लीजिए, ये लेंथ कट कर लीजिए, और इतना लेंथ कट करिए, ऐसा कट करिए कि पर यूनिट लेंथ जो डब्लू नाट है, सॉरी डब्लू, स्मॉल डब्लू जो यहाँ पर लिखा गया है, और उसमें इसके लेंथ सपोज कीजिए स्मॉल सी है, उसका मल्टीप्लाई करिए तो टी नाट के इक्वल हो जाए, मतलब टी नाट बराबर सी डब्लू नाट डब्लू ऐसा हो जाए। अब कहेंगे कि हो सकता है कि टी नाट ज़्यादा हो, सी कम अधिक हो, ऐसा बराबर ना आ रहा हो, तो अगर टी नाट मान लीजिए ज़्यादा है, ए वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो इसको क्या करें, सी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और धीरे धीरे इतना बढ़ाइए कि एक स्तर तक लेके जाइए कि सी हमारा इतना बड़ा होगा, और उस कंडीशन में ए टी नाट सी डब्लू के बराबर हो जाएगा। तो आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना है, मतलब यहाँ पर आपको ये करना है कि हमें चूज करना है, वी हैव टू चूज सी सच दैट, ठीक है। अगर इसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो कहेंगे कि चूज सी सच दैट, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, चूज सी, ठीक है, लेंथ सी, द वैल्यू ऑफ सी, द चूज द लेंथ स्मॉल सी ऑफ स्ट्रिंग सच दैट, इस प्रकार से आपको चूज करना है कि टी नाट इक्वल टू सी डब्ल्यू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो सी है वो स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम ऐसा चूज करेंगे। ये जो स्मॉल सी है अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के मैटर पर डिपेंड करेगा। अगर आप गोल्ड की स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसका सी अलग आएगा पर यूनिट लेंथ, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ और पर यूनिट वेट दोनों पर डिपेंड करेगा, इसलिए अलग अलग धातु के लिए, मेटल के लिए, या जो भी हो मैटर, उन सब के लिए ये चीज़ें अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सी को चूज करना है। तो हम यहाँ पर मतलब ये अपना कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये नेचुरली नहीं आ रहा है, टी नाट आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर टी नाट में कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए नया चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक, रचना करते हैं, कहीं पर कोई कोई पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, फिर उससे वो फिगर पूरा क्लियर दिखने लगता है। उसी टाइप से इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें टी नाट को जो है सी डब्ल्यू के बराबर ऐसा सेट करना है, ये आपकी सेटिंग है, ठीक है, एडजस्टमेंट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 3 सपोज कर लीजिए, इस इक्वेशन को 4, और 4 का वैल्यू यहाँ 3 में पुट कर दीजिए, ठीक है, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी नाट फ्रॉम 4 इन 3 वी गेट, हम लोग तो यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा tan साई इक्वल टू एस डब्लू अपान सी डब्लू, डब्लू से डब्लू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एस इक्वल टू सी tan साई। इसको याद किए रहिए, ये फार्मूला है कॉमन कैटेनरी का, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फार्मूला, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पर दूसरा फार्मूला का स्टडी करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने क्या क्या पढ़ा कि S इक्वल टू सी tan साई, इतना पढ़ा, और फिगर इस प्रकार से फिर से बनाता हूँ क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा मैं पहले बनाता हूँ ताकि यहाँ पर मैं इसको मेंटेन कर सकूँ।
एक सेकेंड, इस तरीके से सपोज कर लीजिए कि ये हमारा फिगर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करिए कि पॉइंट ए है, यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ कैपिटल सी, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई पॉइंट पी लिए हुए हैं, तो पी लिए हुए हैं तो हम जो टेंजेंट ड्रा करते हैं यहाँ पर, टेंजेंट इस तरीके से ड्रा करेंगे कि ये यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा सा और पीछे लेते हैं तब जाके क्लियर होगा। ये है टेंजेंट, ठीक है। और बाकी इसको आप किसी भी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो यहाँ पर टेंजेंट जो है साई एंगल बना रहा है, और यहाँ पर टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अगर ये पॉइंट मूव करके अगर C पर चला जाएगा तो उस कंडीशन में जो टेंजेंट होगा, उस कंडीशन में जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट एकदम ऐसे हो जाएगा, और यह एंगल कितना बनाएगा इसके साथ, ठीक है। इसके साथ अगर यहाँ से हम अगर टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो ए टेंजेंट एंगल इस चीज़ के लिए, मतलब इस लाइन के लिए, फॉर दिस लाइन, फॉर दिस टेंजेंट जो सी का जो वैल्यू है इसका, क्या बोलते हैं, साई का वैल्यू, ए वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एट पॉइंट सी जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने से यहाँ पर साई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें जिक्र करना है। और ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर x होगा। तो एट पॉइंट सी कैपिटल सी, साई का वैल्यू 0 हो जाएगा और x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, ठीक, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन, ठीक। तो इस कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि यस का वैल्यू सी टेन साई है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता होगा, बहुत पहले से जानते होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेम में, कि टेन साई का वैल्यू, बट जो टेन साई का वैल्यू होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, ठीक। तो हम इसका इसमें यूज करते हैं। तो अगर इसका इसमें यूज करेंगे तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा s इक्वल टू सी, और tan के जगह पे ही भर दीजिए dy बाई डी एक्स, इस तरीके से। तो इसमें एक फार्मूला और है जिसे आसानी से यूज कर सकते हैं, दोनों साइड का डेरिवेटिव कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग एक सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाई विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ds बाई डी एक्स इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। इतना तो आसानी से कर ही सकते हैं। अब देखिए, एक फार्मूला है जो बहुत ही सिंपल होता है, उसका भी यूज, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है जिसे कि यहाँ पर यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व है और वो बहुत छोटा ले लिया जाए, जैसे सपोज कीजिए कि ये कर्व है, चाहे जैसा भी कर्व है, लेकिन अगर इसके बहुत हम छोटे पोर्शन को ले लें तो इस लेंथ को अगर मैं ds कहूँ तो x एक्सिस के अलोंग ए dx हो जाएगा और y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर dy हो जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री यहाँ हम सपोज कर सकते हैं इस कंडीशन में
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एस स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं अगर पूरे में डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मतलब डी एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली एक कैलकुलेशन के लिए है, पहले लिमिटिंग वैल्यू ले करके दिखाएंगे, यहाँ पर बस आपके समझ को विकसित करने के लिए ये सही किया जा रहा है। डी एस स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। आप इसे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि डी एस बाई ये जो डी एस बाई डी एक्स है ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम सेकंड को यूज कर देते हैं फर्स्ट में। ठीक है, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। ठीक, देखिए कितना आसान है। डी एस के जगह पर मैं पुट कर दिया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वैसे पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे कि हम ऐसा कंसीडर कर चुके हैं कि पहले डी वाई बाई डी एक्स सिंस डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभी पी भी कंसीडर किया जाता है, तो इसके बेस पर हम इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स और ऊपर डी वाई डी एक्स को पी, तो यहाँ पी कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, तो डी एक्स को इधर लाइए, सी को इधर, और यहाँ पर डी पी बटा रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स बाई सी इक्वल टू डी पी बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट आएगा ए। ठीक है, ए एज अ कांस्टेंट है, इसको कोई पॉइंट मत कंसीडर करिए। तो यहाँ से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई सी इक्वल टू ए किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स पी का प्लस ए। ठीक, तो अब देखिए, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो P होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब टेंजेंट। तो अगर आप बाउंड्री कंडीशन पर ध्यान देंगे, ठीक, बाउंड्री कंडीशन पर, तो जैसे कि एट पॉइंट सी, जैसा कि मैं वहाँ पर बताया हूँ कि एट पॉइंट कैपिटल सी एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है और वहाँ पर साई का भी वैल्यू, जो साई लिया गया है, ठीक है, साई का भी वैल्यू 0 हो जाता है। साई का वैल्यू 0 मतलब टेंजेंट 0, तो टेंजेंट तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका 0 कहने का सेंस हुआ कि P बराबर 0 हो जाएगा। तो एट पॉइंट सी एक्स इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 0, ये दो चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। अगर आप इसे यहाँ पर देखना चाहें तो यही पर देखिए, मैं यहाँ पर बताया हूँ कि साई का वैल्यू 0, और चूँकि इसी साई को क्या बोला जाता है, इसी साई को बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर होता क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है tan साई। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साई को 0 होने की वजह से यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि tan साई का वैल्यू हो जाएगा 0, और ऐसा 0 होने से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होने का मतलब P का वैल्यू 0, तो P का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 एट पॉइंट C। इसको यहाँ से देख लीजिए कि बिंदु C पर जब हम जाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक x की जो वैल्यू है, जैसे से आप P से C की ओर जब बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो बिंदु C पर जब आएंगे तो x की दूरी घट जाएगी, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा एट पॉइंट C, और ये जो टेंजेंट T है वो इस तरीके से हो जाएगा जो कि x एक्सिस से साई का वैल्यू 0 बना रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को देख करके आप यहाँ पर ये महसूस करेंगे कि हम एट पॉइंट C जब डिस्कस करेंगे तो इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आसानी से सोचा जा सकता है कि एट पॉइंट C x का वैल्यू 0 पुट करने पर P का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको इसी में इम्प्लीमेंट कर दीजिए ऊपर वाले फार्मूले में। तो x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 0 अपान C बराबर साइन इनवर्स, ठीक, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 0 प्लस A, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा A का वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा। सॉल्व करने पर यहाँ से अब देखिए A का वैल्यू 0 आ गया। अब इसी को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो होगा x बाई सी इक्वल टू साइन इनवर्स
पी और सॉल्व करिए तो पी बराबर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स तो ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से साइन एक्स बाई सी हो जाएगा। अब आपको पता है कि पी का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होता है और यहाँ साइन एक्स बाई सी, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बराबर साइन एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड का, तो यहाँ कांस्टेंट b जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन का क्या होगा, साइन का यहाँ पर बनता है कॉस, ठीक, कॉस एक्चुअली ये साइन इनवर्स नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूँ, साइन इनवर्स ना हो करके ये साइन हाइपरबोलिक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मैं पीछे आकर के आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ए वैल्यू साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक है, तो मैं इसे एडजस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। ए वैल्यू जो लिखी गई है, ए वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी प्लस यहाँ पर है ए। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर सभी जगह साइन हाइपरबोलिक आएगा, तो मैं सभी जगह इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ, सब जगह मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक तो ए हो गया 0, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0, तो ए वैल्यू साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा, जब फिर से ए को इसमें पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, तो यहाँ से पी बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, तो यहाँ से जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो डी वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी और डी एक्स। अब यहाँ से चाहे तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो एक नया कांस्टेंट b आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू साइन का जब हम करते हैं तो एक कास हाइपरबोलिक x बाई सी प्लस b हो जाएगा। तो हम फिर से पुनः, ठीक है, हम अगेन एट पॉइंट सी अगर हम जज करेंगे तो यहाँ पर सी पर देखिए एक स्थिति ऐसी बनती है कि ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर सी पर एक चॉइस इस तरीके से रखेंगे ना, मतलब देखिए अभी तो हम सोचे नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसको कैसे यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक। तो सेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक है कि जब x बाई सी जब मैं यहाँ पर किया हूँ इंटीग्रेशन, तो साइन का तो कास तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 1 बाई सी उसका मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ पर c आ जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा जो मैं सिली मिस्टेक कर रहा था। तो एट पॉइंट सी का सेंस यहाँ पर कैपिटल C है, ठीक, आप इसे कैपिटल C कहिए। एट पॉइंट कैपिटल C एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें एडजस्टमेंट करने के लिए इनिशियल जो कंडीशन होते हैं उसको बनाने होते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देंगे कि मैं इसको ऐसा सेट करूँगा कि जो पॉइंट C है, ये पॉइंट C ओरिजिन से स्मॉल c दूरी पर रहे, ठीक। कहेंगे कि ए क्या बात हुई, तो एक बात इसलिए हुई ना कि आपको जब ए और बी दो से यहाँ पर लटकाना ही है, तो हम क्यों न इसको थोड़ा नीचे या ऊपर करके लटका सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ए यहाँ पर कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर मान लीजिए कि संयोग से आपने ए बी पर एक स्ट्रिंग को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो लटक गया, ठीक, हैंग कर रहा है, तो हो सकता है कि C और O के बीच की दूरी कम हो, तो ऐसा करिए ना कि ओरिजिन को थोड़ा नीचे खींच दीजिए, तो इतना दूर रखिए कि ओरिजिन से इस C की जो दूरी है स्मॉल c हो। तो इस C पर जो पॉइंट बनेगा ना, वो पॉइंट बनेगा, x का कोऑर्डिनेट तो 0 दिख रहा है और y की जो डिस्टेंस है वो c है, तो एट पॉइंट C कैपिटल C 0 और स्मॉल c इसका
कोऑर्डिनेट होगा। अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा है, जैसे सपोज कीजिए ओरिजिन ज़्यादा नीचे है, तो ओरिजिन को ऐसा उठा करके शिफ्ट कर दीजिए कि ओरिजिन से सी के बीच की दूरी स्मॉल सी हो। ये दो चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, एक जो मैंने टी नॉट का वैल्यू बताया और एक यहाँ पर जो सी का वैल्यू है, ठीक है। ये अलग से एज्यूम्शन है इसका स्टडी करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। देखिए आप कहीं भी लटका सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा और ऐसा करने से हमारा जो क्वेश्चन वो ईजी वे सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि एट पॉइंट सी, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट सी अगर आप इसे देखेंगे कि एट पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, तो एट पॉइंट कैपिटल सी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू स्मॉल c है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका कि हम यूज करके इस क्वेश्चन को में जो डिफ़िकल्टी आ रही है, कांस्टेंट b का जो वैल्यू आएगा नीचे, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को देख करके यहाँ से कुछ अलग नहीं सोचना है, ऐसा किताब में भी सोचा है और यही एक विकल्प है सोचने के लिए, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है ऐसा करने के लिए। तो एट पॉइंट सी, अगेन एट पॉइंट सी, y का वैल्यू स्मॉल c है और x का वैल्यू 0 है, इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो इसी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू c पुट करिए, तो यहाँ से स्मॉल c दिख रहा है और कास हाइपरबोलिक, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 बाई यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस बी। तो आपको पता है कि कास हाइपरबोलिक का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से c इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा b का वैल्यू, c से c कैंसिल, b का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको यूज करिए, फिर से इसी में यूज कर लीजिए, तो उस कंडीशन में तब यहाँ से फार्मूला कैसे बनेगा, तब हो जाएगा y इक्वल टू, ठीक, c के साथ कास हाइपरबोलिक एक्स वाई सी। ये है हमारा कौन सा फार्मूला, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फार्मूला, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कि आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, कुछ बुक की हेल्प लेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमें यहाँ पर देखना है कि सम बिहेवियर, ठीक है, कि इसका उसके बीच में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको यहाँ पर समझना है और पढ़ना है, ठीक है। कि बहुत सारे वेरिएबल आ गए, वेरिएबल का सेंस है कि देखिए कितने सारे यहाँ पर पहले वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल को काउंट करना चाहेंगे तो देखिए कितने वेरिएबल आ रहे हैं। वेरिएबल्स कॉमन कैटेगरी को स्टडी करने के लिए कितने वेरिएबल हैं, पहले तो x है, y है, c है, ठीक है, s है, साई है, ठीक। इतने तो वेरिएबल आपको दिख ही रहे हैं, ठीक, जाने अनजाने। तो अब इन सब का यूज करके मैं दो का यूज करके उनके बीच में रिलेशन की बात करने जा रहा हूँ। तो पहला रिलेशन है कि x और s के बीच में कैसा रिलेशन है, उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपको पता है जस्ट भी बिफोर आपने पढ़ा कि s का वैल्यू c टाइम्स i और y का वैल्यू c कास हाइपरबोलिक x बाई c, ये दो होता है, और टाइम्स i का वैल्यू dy बाई dx होता है। तो इनका यूज करके इस प्रॉब्लम को हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन आता है, ठीक। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो y दिख रहा है, y बराबर c कास हाइपरबोलिक x, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू c के साथ, c तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, और कास हाइपरबोलिक का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का फिर से होगा तो 1/c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। और आपको पता है कि जो साइन यहाँ से जो वैल्यू है क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसकी हेल्प से ज़रा निकालिए, तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू tan साई है, ठीक,
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू टेन साई है। यहाँ देखिए टेन साई, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू टेन साई, तो टेन साई हो गया। और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब टेन साई का वैल्यू यहाँ से फिर पुट कर लीजिए, तो टेन साई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो टेन साई का वैल्यू एस बाई सी होगा। तो एस बाई सी इक्वल टू, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। यहाँ से एस बराबर हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ए एस और एक्स में रिलेशन है जो काफ़ी यूजफुल है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा रिलेशन अब हम यहाँ पर बताएंगे, रिलेशन बिटवीन एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए जो है y और s के बीच में। रिलेशन बिटवीन मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, y एंड s। ये क्या था, x एंड s के बीच में और y एंड s। तो y का फार्मूला है c cos हाइपरबोलिक और इसका वैल्यू है c साइन हाइपरबोलिक। तो एक्चुअली अगर आप फार्मूला देखेंगे ना तो cos हाइपरबोलिक के फार्मूले में उल्टा कंसेप्ट होता है। ठीक, वो इस तरीके से होता है कि कास हाइपरबोलिक एंगल चाहे कुछ भी हो, ठीक है, स्क्वायर और माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1, ये टेक्नोमेट्री में होता है, लेकिन जब हाइपरबोलिक लेते हैं तो उल्टा हो जाता है। अब मैं करता क्या हूँ कि ये होता है, ये फार्मूला पहले से ही पता है आपको, 12th क्लास में आप पढ़े हुए, 12th नहीं तो पक्का है कि बीएससी में तो पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, ये फार्मूला। तो अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर से। अगर सी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इधर भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इधर भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सी स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जरा एक चीज़ का देखिए, सी कास हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का वैल्यू वाई है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर पुट करूँगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सी साइन हाइपरबोलिक यहाँ एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फार्मूला है, इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बहुत सारे फार्मूले बनाए गए हैं, तो मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। दो तो मैं बता दिया, अब यहाँ पर तीसरा देखिए। तीसरा जो रिलेशन बताना है वो है रिलेशन बिटवीन एक सेकेंड, y एंड साई के बीच में। ठीक, y एंड साई इनके बीच में बताना है। तो इसके बारे में देखिए, कुछ में पहले से रिजल्ट पता होंगे, उन्हीं की हेल्प से हम आगे प्रोसीड करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो इस तरीके से जो फार्मूला होता है, ठीक, यहाँ पर ए डी एस होता है, ए डी एक्स होता है, ए डी वाई होता है और यहाँ पर साई होता है। तो यहाँ से जो साइन साई का वैल्यू हम निकालते हैं, देखिए साइन साई का वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी एस और कास साई का वैल्यू हो जाता है यहाँ से डी एक्स, ठीक, डी एक्स बाई डी एस। और जो tan साई का वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये तीनों फार्मूले होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सिंपल फार्मूला है कि डी वाई बाई डी एस का जो वैल्यू दिख रहा है वो है साइन साई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें एक आप ट्रिक यूज करिए जो ऐसे बनेगा कि डी वाई बाई, अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये ट्रिक है, याद रहेगा तो बढ़ पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। डी वाई बाई डी साई, ठीक है, इसको आप लेकर के ध्यान दीजिए। तो डी वाई बाई डी एस कर दिए और फिर डी एस बाई डी साई कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये सिंपल मतलब डिफरेंशियल का रूल है जो कि आप अक्सर यूज करते हैं और पहले यूज करते हुए आए हुए हैं। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एस का वैल्यू है वो तो साइन साई दिख रहा है आसानी से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डी एस बाई डी साई जब हम बात करेंगे तो डी एस बाई डी साई को आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पहले से पता है
कि s का वैल्यू क्या होता है। ठीक, s का वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाले हुए हैं ऊपर, उसी का यूज करके यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि s का वैल्यू तो पहले से ही पता है, मैं यहीं पर साइड में लिखता हूँ कि सिंस s इक्वल टू सी tan साई, ये पहला फार्मूला पढ़े थे, तो ds बाई डी साई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, c सेक स्क्वायर साई, इसका यहाँ पे यूज करना है, तो इसका यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो ये फार्मूला हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। ठीक, तो यहाँ से डी वाई बाई डी साई, इसके बाद में थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए, जो इस तरीके से होगा। ये साइन साई तो ठीक है, सी आगे कर दीजिए, सेक में 2 ठो सेक हैं तो एक सेक को नीचे कर दीजिए। जैसे देखिए सेक है तो एक सेक को नीचे करेंगे तो कास साई आ जाएगा और एक सेक यहाँ पर बचा रहेगा, तो सी और साइन बाई कास को यहाँ पर हम टैन साई कह सकते हैं इंटू सेक साई कह सकते हैं। अब यहाँ से डी वाई बराबर सी टैन साई इंटू सेक साई, ठीक है, सेक साई और यहाँ से डी साई। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस एक कांस्टेंट भी तो मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा इस तरीके से, तो y का वैल्यू, ठीक, c और tan इंटू सेक, ये इंटीग्रेशन किसका है, ये इंटीग्रेशन है सेक साई का। ठीक, बहुत ही सिंपल है, और प्लस a। अब हम इनिशियल कंडीशन पर फिर से जाएंगे। ठीक, तो उस कंडीशन पर जा करके हम इस चीज़ को जज करेंगे। देखिए एट पॉइंट सी बट एट पॉइंट कैपिटल सी, y का वैल्यू c हम लिए थे। मतलब मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे कि a है, a सपोज कीजिए ओरिजिन है, a x एक्सिस है, तो कैटेनरी को आप ऐसे मैनेज किए हुए हैं, यहाँ पर a पॉइंट है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। तो ये जो C की डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसको आप ऐसा एडजस्ट करिए कि ओरिजिन से C दूरी पर हो। मतलब अगर ए बी ज़्यादा ऊपर है तो थोड़ा नीचे कर दीजिए, नहीं ए बी को फिक्स रखिए तो ओरिजिन को ऊपर नीचे, एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे करके ऐसा मैनेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो C बिंदु पर, क्योंकि C बिंदु y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट c होगा। तो एट पॉइंट सी y का वैल्यू जब c होगा तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। और एक खास बात और है कि साई भी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे ना, ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि सेक साई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक साई का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सेक 0 1 होता है। ठीक है, तो इसका जब यहाँ पे यूज करेंगे तो पता चलेगा y का वैल्यू c है और c यहाँ पर है, सेक साई का वैल्यू 1 है प्लस a। अब c से c कट जाएगा, a का वैल्यू 0। तो इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें फार्मूला, जो क्लियर फार्मूला है वो मिलेगा, इसी का इसमें यूज कर लीजिए। इन दोनों का यूज करके यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू c सेक साई। तो y और साई में एक रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे जिससे कि आप उन्हें याद किए रहेंगे, बाकी बाद में यूज करके हम उसका कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, y का वैल्यू c सेक साई। ठीक, आसान है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली y का वैल्यू c सेक साई, हाँ ठीक है। एक और इसी से रिजल्ट निकलता है दूसरे तरीके से, जहाँ से कि आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंस y स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये कहाँ से पता है, इसके ऊपर देखिए ध्यान से, ये देखिए फार्मूला, यहाँ पर आप फार्मूला देखिए y स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ और आपको पता है कि s बराबर क्या होता है, s बराबर सी tan साई होता है। ठीक है, तो सारे फार्मूले याद रहेंगे तो इनका यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता क्या है कि बट s इक्वल टू सी tan
साई, तो सी टेन साई है तो यहाँ से अब इसी में यूज कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से, मतलब ये अनदर है, अल्टरनेट फॉर्म है, इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट वे, अल्टरनेटिव वे। तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर और एस स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, ठीक है, सी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। अब यहाँ सी स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई मतलब क्या, सेक स्क्वायर साई। अब वाई स्क्वायर है तो इम्प्लाई करेगा वाई बराबर सी सेक साई, ठीक है, सी सेक साई। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम वाई के जिक्र ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ से ए, क्योंकि कॉमन कैटेगरी में नीचे कैटेगरी है ही नहीं, जब भी एक्स एक्स के ऊपर तो पॉजिटिव है, इसलिए हम इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ पर लेंगे, नेगेटिव वाले पोर्शन को नज़रअंदाज कर देंगे या नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर बता चुका हूँ, अब मैं चौथे प्रॉपर्टी को बता रहा हूँ जो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सब इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो क्वेश्चन को लगाने में यूज होगा और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक सेकेंड, एक्स एंड साई के बीच में है, ठीक है, दो के बीच में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस रिलेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें पहले से पता है कि डी एक्स बाई डी एस जो कि मैं निकाला था ये था कास फाई कास साई, ऐसे पता है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट अब इसी का यूज करके आपको निकालना है। तो जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये हमें पहले से ही पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस वी हैव, ठीक है। नाउ आप इसको कैलकुलेट करिए कि डी एक्स बाई डी साई। ध्यान, अब कहेंगे कि ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक्स और साई के बीच में रिलेशन है तो डी एक्स बाई डी साई कर दिए। तो डी एक्स बाई डी एस और डी एस बाई डी साई, आपको पता है यहाँ पर यस का वैल्यू क्या होता है, सी टेन साई होता है। तो जब यहाँ पर डी एस बाई डी साई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, सी सेक स्क्वायर साई। इसका यहाँ पे यूज कर देंगे हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स बाई डी को मिलेगा कॉस, यहाँ से होगा कॉस साई इंटू डी एक्स बाई हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। तो सेक कास उल्टा नेम होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट एक होता है, तो यहाँ पर एक तो खत्म हो जाएगा एक बन के और एक बचेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें डी एक्स बाई डी साई इक्वल टू सी के साथ सेक साई। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू सी सेक साई इंटू डी साई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे इंटीग्रेशन प्लस यहाँ बी एक कांस्टेंट दिखेगा। अब इस कांस्टेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जरा इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ से होगा एक्स इक्वल टू सी सेक को बोलते हैं सी, और सेक का फार्मूला बहुत पहले से सबको पता होगा, लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है, और प्लस बी। अब आपको यही बाउंड्री कंडीशन पे जा करके सोचना है, ठीक है। तो देखिए, ठीक, एट पॉइंट कैपिटल सी एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक, और साई का वैल्यू क्या होता है, साई का वैल्यू भी 0 होता है। तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसी में यूज करिए, तो इसी में यूज करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल वैल्यू मिलेगी। एक्स का वैल्यू तो 0 है और सी वही रहेगा, लॉग वही रहेगा, सेक साई ए 1 होगा और टेन का 0 हो जाएगा प्लस बी। आपको पता है कि log 1 0 होता है, तो सब 0, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा b बराबर 0। अब इसको ऊपर यहाँ ऊपर पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा c log सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछेगा तो उन सब में इसका जरूरत पड़ेगा। इसका सिंबल को जहाँ लॉग दिखेगा, यक्स में लॉग दिखेगा, आप तुरंत समझिएगा कि वहाँ यक्स और साई के बीच में रिलेशन लगा करके कुछ आगे पीछे सोचेंगे तो वहाँ पर आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और अभी दो तीन और रिलेशन बचे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट
स्टेज पर जाता हूँ। अब मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक। नंबर 5 है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कहा जा रहा है कि टेंशन जो टी है, टी एंड वाई और टी के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में यहाँ पर बताया गया था, ऐसे एक फिगर बनाया गया था, ठीक है। इस तरीके से बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर डिजाइन कर दे रहा हूँ, ठीक। 100% नहीं बन पा रहा है लेकिन बन जा रहा है। यहाँ पर ये नेम होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर ए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, यहाँ पर सी कहिए, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट लिया था P जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, तो फिर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रा किया हुआ था। ज़रूरी नहीं कि वो टेंजेंट कैसे भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, ठीक। इसको हम पीछे थोड़ा अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है, ऐसे, तो ये जो एंगल दिखेगा ये एंगल होगा साई। अच्छा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी और ये वाली डिस्टेंस होगी वाई होगी, ठीक, इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पर और देखना है कि ये जो यहाँ पर जो टेंजेंट इधर जो काम कर रहा था उसका नेम था टी नॉट, और इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ भी साई बनेगा और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा टी कास साई, और ऊपर अगर बनाएंगे तो ऊपर बना था टी साइन साई, और नीचे डब्ल्यू एस डब्ल्यू, एस इसका लेंथ होगा और डब्ल्यू इसका वेट होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो स्मॉल एस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर है। तो अब देखिए कि जो टी कास का वैल्यू है, टी कास साई का वैल्यू है, वो वैल्यू है टी नाट के इक्वल है, और टी नाट ऐसा एडजस्ट किया गया था जो सी डब्ल्यू के इक्वल था, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो t बराबर कास को उस साइड ले जाइए, तो w इंटू सी, और कास नीचे होगा तो हो जाएगा c सेक साई, तो t बराबर w और c सेक साई का वैल्यू क्या है, s है, ठीक है। तो t बराबर, एक सेकेंड, c सेक साई का वैल्यू यहाँ पर s नहीं है, y है, ठीक। मैं इसको यहाँ पर y लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सेंस y इक्वल टू सी सेक साई, तो इसलिए ये रिलेशन हो गया किसमें, w और y में। ऐसे ही मैं 6 रिलेशन, नेक्स्ट 6वां रिलेशन को यहाँ पर बता रहा हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। इसमें देखिए एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि जहाँ पर ये टच कर रहा है ना, जहाँ पर टच कर रहा है ये पॉइंट P है, P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए जो यहाँ पर जा करके इसको कट करे, और कट करे तो यहाँ पर नेम हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर Q लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर शो करना है, 6वें प्रॉपर्टी में शो करना है कि जो P है, यहाँ पर देखिए ऊपर P है और आगे Q, PQ, मतलब ये नॉर्मल है, ये क्या है, इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल है एट पॉइंट P पर, मतलब कर्व के टेंजेंट पर जो लंबवत खींचा जाता है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल PQ का जो लेंथ होगा रो के बराबर होगा, जहां आपको ये देखना है वेयर रो इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर को इससे इसलिए कनेक्ट कराया है क्योंकि आप पहले एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, जस्ट पहले फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जब भी पढ़े हों, कि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर ds बाई डी साई, क्यों, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। तो d बाई डी साई और यस का वैल्यू अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोग पढ़े थे कि s का वैल्यू होता है यहाँ से
क्या यहाँ पर tan, हाँ सी टैन साई, ठीक है। एस का वैल्यू सी टैन साई, जो कि पहले से आप जान रहे हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है एस का वैल्यू सी टैन साई। तो एस का वैल्यू सी टैन साई है, तो उसी के हिसाब से इसको रख दीजिए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से साई के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो सी और टैन का क्या होता है सेक स्क्वायर सी। तो सी सेक स्क्वायर सी बराबर रो हो जाता है, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और इसी का यूज करके यहाँ पर एक कंक्लूजन देते हैं कि पी क्यू बराबर रो हो जाएगा। तो कैसे इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। देखिए जैसे कि एक चीज़ बताइए, ए कितना है, ए 90 है, और ए देखिए ए साई है, ध्यान से देखिएगा, ए साई है, ए 90 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 90 माइनस साई। और इस टेंजेंट वाली लाइन जो ऊपर जो टी बनी हुई है, टी वाले लाइन पर जो पी क्यू है ए 90 डिग्री बना रहा है, और इतना साई है, तो अंदर वाला जो बनेगा ए हो जाएगा, इस एंगल को हम कहेंगे 90 माइनस साई, ठीक। तो 90 माइनस साई अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, और उसको हम अगर कास साई लगा दें, कास 90 माइनस साई, ठीक है, ध्यान से देखिए, कास 90 माइनस साई लगा देंगे, तो यहाँ से ए बनेगा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है, पी से लेके यहाँ तक ए मान लीजिए एम है, तो पी एम अपान, ठीक, और कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस यहाँ पर पी क्यू है। तो पी क्यू को इस साइड करिए। अच्छा पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो जो कॉस 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन साई। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू, ठीक, एक सेकेंड, कास 90 माइनस कास को बेस अपान हाइपोटेनस, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक सेकेंड, तो कॉस लेंगे ना, तो कॉस होगा बेस अपान अच्छा ये साई ए 90 ऊपर 90 माइनस साई। एक्चुअली मैं यहाँ पर गड़बड़ लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, जो यहाँ पर मैं बनाया हुआ हूँ, इसको यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक। तो देखिए ये यहाँ से कि ए साई है, ए कितना है 90, तो ऊपर 90 माइनस साई होगा, तो इस साइड वाला साई होगा, ठीक। तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ कास 90 माइनस साई नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन साई, सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट कॉस साई को डायरेक्ट यूज करूँ, तो कास साई बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस है ये पूरा लेंथ पी एम, और हाइपोटेनस है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन साई हो गया, तो आगे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आप इसको यूज करिए। तो पी क्यू को इधर करिए, तो पी एम अपान कास साई, और कास साई पी एम के साथ, ये कास साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कास साई का वैल्यू हो जाएगा सेक साई, ठीक है। और पी एम का वैल्यू क्या है, वाई है, पी एम का वैल्यू तो वाई सेक साई, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू हो गया वाई सेक साई, ठीक है। तो अच्छा y का वैल्यू एक और आपको पहले से पता है कि y का वैल्यू हम क्या निकालते हैं। तो यहाँ से ऐसे देखिए कि सेंस y का वैल्यू c सेक साई होता है। तो इसका यहाँ पर यूज कर देंगे, तो हमें मिलेगा कि पी क्यू इक्वल टू वाई का वैल्यू सी सेक साई, तो सी वाई की जगह सी सेक साई रखेंगे, और सेक साई पहले से ही है, तो हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई, और सी सेक स्क्वायर साई यहाँ से देखिए क्या है, रो के इक्वल है। तो पी क्यू इक्वल टू रो, ए प्रूफ हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इसके बाद एक लास्ट और प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 6 प्रॉपर्टी, ठीक। तो 6 तो मैंने बता दिया, ये 7 प्रॉपर्टी है। तो 7 प्रॉपर्टी में देखिए क्या बताया जाता है। 7 प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझने के लिए देखते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ए बन गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि ए इसका
इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम अगर मुझे रखना रहे तो मैं यहाँ पर नेम रखूँगा ए है, ए बी है, एक कैपिटल सी है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं एक पर टेंजेंट पहले ड्रा करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोई टेंजेंट है, इस तरीके से कोई टेंजेंट है जिसे कि यहाँ पर ड्रा किया गया है, ठीक। ओके, तो देखिए, तो ए हो गया पी। अब यहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये है नॉर्मल और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और इस साइड में कितना है, यहाँ पर टी है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या चीज़ बताया जाता है, और इसको कहा जाता है कि ए एंगल साई है। अब यहाँ से अगर मैं इस पर, और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ए हो गया पी, इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्यू बोलेंगे, इसको एल बोलिए, इसको एम बोलिए, ठीक है। अब इस यम से यहाँ पर फिर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए। यहाँ से मैं थोड़ी बुक की हेल्प लेता हूँ और आपको बताता हूँ। इस नेम को यहाँ पर एन दे दीजिए, ए नेम एन है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अब इन्हीं का यूज करके आपको एक प्रॉपर्टी बतानी है। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, ठीक। इसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी होती है 7 प्रॉपर्टी में, या इसे रूल कहिए, आप इसे याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ठीक। कि जो P से N की जो डिस्टेंस है, पी एन डिस्टेंस एस के बराबर है, और एस कहाँ से है, यस सी से पी तक की दूरी है, ए दूरी एस है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एस है, और यही दूरी किसके बराबर है, पी से लेकर के एन तक की दूरी के बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को, और ये जो डिस्टेंस लिखा है ये पी है, ठीक है। तो पी से लेकर के एन, ये जो लेंथ वाली डिस्टेंस है, इस दूरी को हम एस प्रूफ करेंगे, अभी नहीं, इसको हम प्रूफ करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पी एन बराबर एस, और दूसरी एम एन बराबर सी, स्मॉल सी, एम से एन की ए दूरी सी है। तो देखिए कितना सिंपल है इसको प्रूफ करना। जैसे कि ए साई है, और यहाँ पर तो ये 90 होता है, तो ए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस साई, और ए भी 90 है, पी क्यू भी बना रहा है 90, तो ए एंगल हो जाएगा साई, ठीक। तो इन्हीं सब का यूज करके आप इन सब चीज़ों को दिखाइए और शो करिए। हाँ, और ए पी से लेके एम की ए जो डिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा सा, इसको साई यहाँ लिख रहा हूँ, और ए जो डिस्टेंस है इसको वाई कहेंगे, ये तो पहले से ही पता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ए दूरी एक्स होगी और ए वाली दूरी, यहाँ से ऊपर की दूरी वाई होगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो अब चलिए एक फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल, अब प्रूफ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। इन ट्रायंगल ए एन 90 है, यहाँ पर इसे 90 ऑब्जर्व करिए। इन ट्रायंगल पी एन एम में अगर मैं कास 90 नहीं, साइन 90 लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी एन एम साइन 90 माइनस साई अगर कर दूँ, यूज कर लूँ, तो ये 90 माइनस साई ऊपर है, उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो होगा ये एम एन अपान, ठीक। और इसके सामने 90 के सामने होता है पर हाइपोटेनस, तो हो जाएगा y। तो यहाँ से हो जाएगा, ये साइन का वैल्यू हो जाएगा cos 90 माइनस, तो साई इक्वल टू एम एन, और ये नीचे वाला y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से होगा एम एन का वैल्यू y cos साई हो जाएगा, ठीक है। तो और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पर होता है c, आपको पहले से पता है कि y का वैल्यू c सेक साई होता है, ठीक, c सेक साई, और बाद में यहाँ पर है cos साई।
यहाँ पर लिखेंगे कि सेंस y का वैल्यू c सेक साई, इसका यूज कर लीजिए। तो इसका यूज करेंगे तो सेक और कॉस दोनों का प्रोडक्ट एक हो जाएगा, तो यहाँ से mn का वैल्यू क्या हो गया, c हो गया, जो कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और दूसरा इसमें जो हमें दिखाना है mn में, तो यहीं से मैं अगर सपोज करिए कि मैं यहीं से अगर कॉट ले लेता हूँ, कॉट, तो कॉट में tan ले लेता हूँ, इसी ट्रायंगल में अगर मैं tan 90 माइनस साई ले लूँ तो tan थीटा जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू लंब बटा आधार के, आधार बटा लंब, ठीक है, लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, mn, इसी के सामने परपेंडिकुलर बेस क्या है, pn। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करना है, tan 90 माइनस ए हो जाएगा काट साई, और pn आपको फाइंड करना है तो pn यहाँ कर दीजिए और यहाँ पर mn रहने दीजिए, और mn का वैल्यू क्या है, mn का वैल्यू ऊपर से c है, तो इम्प्लाई करेगा यहाँ से pn का वैल्यू, कॉट नीचे जाएगा तो c बाई कॉट साई, और c हो जाएगा tan साई, आपको पता है कि c tan साई होता है यस, तो इम्प्लाई करेगा pn का वैल्यू s के बराबर हो जाएगा, स्मॉल s। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉपर्टी थे, डेफिनेशन थे, थियरम थे, जो भी थे सारे इतने ही कॉमन कैटेगरी में हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम लोग इसको दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो में।